हम नागवंशी के रूप में यह मानते हैं कि हमारे पास न शस्त्र रहा न अर्थ रहा। हमारे पास कुल मिलाकर हमारी यह शरीर है और शरीर के साथ समय। शरीर के साथ हम कितना न्याय कर रहे हैं वो तो ये भारत का इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा व्यसन किस समाज में है। लाजमी सी बात है कि हमारा जो नागवंशी बहुजन समाज है उसमें सबसे ज्यादा व्यसन है, तो हम अपने शरीर के साथ भी न्याय नहीं करते। जो दूसरा चीज हमारे पास है वो समय, हम समय के साथ भी न्याय नहीं करते। तो जब शरीर के साथ भी न्याय नहीं किया और समय के साथ भी न्याय नहीं किया, तो हम और आप अपने विकास और अपने तरक्की के पैमाने किस आधार पर तय करते हैं, ना मुझे यह समाज शास्त्र से समझ आता है, न राजनीति शास्त्र, न अर्थशास्त्र और न ही मनोविज्ञान से। हमारी बेसिक आवश्यकता है कि हमारे पास मानव संसाधन तंत्र नहीं है, और उस मानव संसाधन तंत्र में जिन साथियों ने यहां विचार रखे, उस मानव संसाधन का इस्तेमाल हम किस रूप में अपने वैचारिक तंत्र को, प्रोपेगेंडा को फैलाने में कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस सत्र की एक यह बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और इसके लिए हम उन तमाम साथियों का भी धन्यवाद। एक साल गुजर गया, नागवंश का निर्माण, नाग का इतिहास और नाग के इतिहास से जुड़ी हुई इन चर्चाओं का दौर, जो दौर और जिन चर्चाओं को आपने सुना या जिसमें आप शरीक हो रहे हैं मित्रों, यह बहुत सीधा और बहुत आसान काम नहीं था। पिछले 1 सालों में जो हमारे तमाम साथियों ने जिस तरह से मेहनत किया है, मुझे लगता है कि आज उन तमाम साथियों का वो मेहनत काफी सफल रहा। कई रातें गुजरी हैं, 200-250 घंटा से ज्यादा का अवधि इन चीजों को आपके सामने में लाने में गुजरा है। फिर भी अभी इसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब नाग जब हमने जान लिया, नाग के इतिहास के बारे में एक मोटी सी हमारी रूपरेखा मानसिक पटल में तैयार हो गया। हमने इस बात पे इस सदन में हमने इस बात पे सहमति जताई कि हम बहुजन ऑब्लिक मूल निवासी ऑब्लिक नागवंशी ऑब्लिक SC ST OBC ETC हमने इस मंच पे इस बात की सहमति जताई कि हमें नागवंश की सभ्यता को प्रतिस्थापित करना है, उसके पुनर्स्थापन को करना है। बट एक छात्र के नाते मेरे दिमाग में जो प्रश्न उठा कि थ्योरी की क्लासेस अलग होती है, प्रैक्टिकल का क्लास अलग होता है, कैसे करना है? मसला है कि कैसे करना है। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उसके तत्व क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है उसके तत्व क्या है। संस्कृति शब्द हम बोल के निकल गए, लेकिन संस्कृति होता क्या है मुझे नहीं पता। सभ्यता क्या होती है मुझे नहीं पता। लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें करना क्या है, हमें भाई पुनर्स्थापन करना है। किसका? तो नाग संस्कृति का, नाग सभ्यता का हमको पुनर्स्थापन करना है। तो भाई नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन है क्या, सभ्यता है क्या, हम क्या करना चाहते हैं? जिन साथियों ने बात रखा, मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, एक छात्र के रूप में आपसे और सीखने की इच्छा है, ताकि जब हम आपसे अगली बार मिले तो आप लोगों ने जो शक संदेह यहाँ उजागर किया है, और इत्तफाकन आपके बीच में रिसर्च विंग से हूं मैं, तो ये मेरी नैतिक और सांगठनिक जिम्मेवारी भी है कि जो प्रश्न उभरे अगली मीटिंग में उन प्रश्नों का जवाब भी मिल सके। तो हम जिस नाग संस्कृति, नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, तो सभ्यता है क्या, संस्कृति है क्या, पता ही नहीं है। बताएगा कौन हमको? हम यहां से जाएंगे अपने घर, अपनी जिंदगी है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी है, फिर आप भी उसमें व्यस्त होंगे, हम भी उसमें व्यस्त होंगे। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा? और जब हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो साहब पुनर्स्थापन की बात तो बेमानी सी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस बात पे चर्चा होना चाहिए कि जब हम नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, पुनर्स्थापन करने के लिए हमें क्या चाहिए। जो मुझे समझ में आया जब ये टॉपिक डिजाइन हो रहा था, तो मैं उस टॉपिक डिजाइन में मैं था
मुझे याद है कि टॉपिक ये नहीं था नाग सभ्यता के पुनर्स्थापन के मायने, टॉपिक था नाग संस्कृति के पुनर्स्थापन के मायने। बट संस्कृति और सभ्यता में घालमेल हुआ, दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। तो वो टॉपिक था नाग संस्कृति के पुनर्स्थापन के मायने। तो नाग संस्कृति के पुनर्स्थापन और नाग सभ्यता के पुनर्स्थापन दोनों में काफी समानताओं के बावजूद दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन एक टॉपिक से ही हम शुरू करते हैं कि नाग सभ्यता पुनर्स्थापन का मतलब क्या। तो मैं इसको ऐसे कहता हूं कि नाग सभ्यता ऑब्लिक संस्कृति के पुनर्स्थापन का मतलब 3 चीजें। नंबर 1, इतिहास को जानना, दूसरा वर्तमान को जीना, और तीसरा भविष्य को जनाना। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर हम पुनर्स्थापन की बात करते हैं तो हमसे 3 चीजें हैं, इतिहास को जानना, वर्तमान को जीना और भविष्य को जनाना। तो जानना, जीना और जनाना, तो जानना क्या है? तो भाई जानना है कि नाग सभ्यता क्या था। अगर नाग सभ्यता क्या था, अगर इसको जानना है तो पहले हमको यह जानना है कि सभ्यता क्या है। आप हमसे उम्र दराज भी हैं, आप ज्यादा अनुभवी भी हैं, बट फिर भी आपने मुझे इस छोटे से बच्चे को इस मंच पे बैठाया है एक जिम्मेदारीपूर्ण, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पद के साथ मैं न्याय कर पाऊं। सभ्यता का मतलब होता है संस्कृति का उत्कृष्ट अवस्था। जब संस्कृति अपने हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, जिसका रिफ्लेक्शन आपके आर्किटेक्चर में हो, डिजाइनिंग में हो, पेंटिंग्स में हो, जहां हर तरह से साइंटिफिक एंड लॉजिकल पैरामीटर्स, डायमेंशंस का मैनिफेस्ट प्रतिलक्षण होना शुरू हो, वो जो स्टेज होता है, उस स्टेज को किसी भी संस्कृति का हाईएस्ट स्टेज को सभ्यता कहा जाता है। तो सभ्यता बनने के लिए आवश्यक है कि आपके पास संस्कृति होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन उठा कि अगर हम नाग सभ्यता की बात करते हैं और सभ्यता समझ गए कि संस्कृति की उत्कृष्ट स्टेज है, तो फिर संस्कृति क्या है? क्या संस्कृति ही सभ्यता है? क्या सभ्यता ही संस्कृति है, या दोनों अलग चीजें? मैं अपने जन्म से लेकर आज आपके बीच जिस रूप में हूं, और आप मुझे जिस रूप में देख पा रहे हैं, मेरी भाषा को, मेरे ड्रेस कोड को, मेरे कलर को, मेरे भाव भंगिमाओं को, मेरी भाषा को, मेरे व्यवहार को, और जो मैं अपने जीवन में करता भी हूं, मेरे खाना पीना, कपड़ा लत्ता, ये जो विश्वास है मेरे, मैं किन बातों पे विश्वास करता हूं, मैं किन आचरणों पे विश्वास करता हूं, मेरी मान्यताएं क्या है, मेरे आदर्श क्या है, ये जो पूरा होल गैमेट ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज का पूरा ये जो सिस्टम है, इसको जब हम आप मिलाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक लक्षण या कल्चरल एट्रीब्यूट। संस्कृति हमारे हर व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। संस्कृति का फिर हायर स्टेज जाएंगे, कभी और मौका रहा तो उसको संस्था कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशन जब बन जाता है तो वो हमारे जीवन का रीति, हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक संस्कृति जब हमको समझ में आ गई और हमने ये कहा कि भाई संस्कृति अगर लोअर स्टेज है और संस्कृति का हायर स्टेज सिविलाइजेशन या सभ्यता है, और हम किस सभ्यता की बात करते हैं? नाग सभ्यता की बात करते हैं। और नाग सभ्यता उस समय की सभ्यताओं में से सबसे ज्यादा मैच्योर था। अगर तत्कालीन सभ्यता देखें, हड़प्पा मोहनजोदारो की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अन्य सभ्यताएं थी उस समय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो संस्थाएं थी, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता में किसी एक विशेष वर्ग का मोनोपोली या एकाधिपत्य नहीं था। जबकि मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यताएं थी, उसमें एक विशेष कुलीन वर्ग का उसमें एकाधिपत्य था। और इस निष्कर्ष के आधार पर भारत सरकार की ही पोर्टल ने यह लिखा है, आप चाहे तो खुद उसका जाकर अध्ययन कर सकते हैं, कि प्राचीनतम सभ्यताओं में संभवतः हड़प्पा, और उसको नाम उन्होंने दिया है सरस्वती, बट मैं नाम दे, हम उसको जिस नाम से जानते हैं, कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता संभवतः सबसे प्राचीन
समानता आधारित सभ्यता थी। तो अब अगर हमारी हड़प्पा, और मैं सरकार के दस्तावेज को ही लेकर चल रहा हूं, उसकी प्रामाणिकता को लेकर चल रहा हूं, वहीं से मैं छान रहा हूं। अगर भारत सरकार का पोर्टल यह कहता है कि संभवतः प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे ज्यादा समानतावादी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में था, तो अगर वो समानता आधारित सभ्यता थी तो उसकी संस्कृति क्या थी, उसके कल्चरल एट्रीब्यूट्स क्या थे? लाजमी सी बात है कि अगर वो समानता आधारित सभ्यता थी तो उसके जो सांस्कृतिक एट्रीब्यूट्स होंगे, जो सांस्कृतिक लक्षण होंगे, वो सांस्कृतिक लक्षण भी दोस्तों निश्चित रूपों में समानता वाला रहा होगा। तो मसला है वो समानता थी क्या, वो आचार विचार व्यवहार था क्या? तो हमारे जीवन से लेकर हमारे मृत्यु तक के बीच में हमारा जो बिहेवियरल अप्रोच है, हमारा जो व्यवहारिक पक्ष है, वही तो संस्कृति है। और उसी संस्कृति के आधार पर सभ्यता है। अगर सभ्यता समानता है तो संस्कृति सभ्यता थी, संस्कृति भी समानता थी, आधारित थी। और संस्कृति अगर समानता आधारित थी तो आज हमारी जो सभ्यता है वह उस उन्नत सभ्यता के बराबर क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि उस समय की जो संस्कृति थी और आज की जो संस्कृति है, उस दोनों में अंतर है। उस समय सभ्यता समानता का है, संस्कृति समानता की है। आज की सभ्यता असमानता पर है, इसका मतलब संस्कृति असमानता पे है। और जो संस्कृति असमानता पे है तो हम कह रहे हैं कि भाई आज आईना के तहत हम ये कह रहे हैं कि नागरिक सभ्यता के पुनर्स्थापन के मायने, पुनर्स्थापन हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम समानता चाहते हैं। तो समानता चाहते हैं तो समानता के लिए क्या करिएगा भाई? संस्कृति हमको लानी पड़ेगी। संस्कृति कौन सी लानी पड़ेगी? जो हड़प्पा जमाने की थी। तब हड़प्पा जमाने की संस्कृति हम कैसे लाए? तो हमने कहा कि सर हम उसको छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा मेडिकल सर्जरी की ओर आते हैं कि हमारे शरीर में, मैं कल तक ठीक था, अचानक आज मैं बीमार हो गया, तो मैं क्यों बीमार हुआ? मैं तुलनात्मक अध्ययन कर लेता हूं। कल मैंने क्या खाया था, आज मैंने क्या खाया, कल कुछ स्पेशल कंडीशंस थे, आज स्पेशल कंडीशंस थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस 24 घंटा के अंतराल में मैंने ऐसा कुछ किया जिसका साइड इंप्लीकेशन मेरे पास हुआ है? और जब अगर हमको लगता है कि हम अनकंफर्टेबल है तो हम कहां चले जाते हैं? मेडिकल साइंस में। फिर मेडिकल साइंस हमको वो प्रैक्टिकल चीजों को करके काउजन फैक्टर निकालता है, हमारी बीमारी को निकालता है। तो अगर हमारी बीमारी को निकालता है तो हमारे समाज ऑब्लिक संस्कृति में जो बीमारी है वो असमानता है। अब असमानता है तो उसका मेडिकल डायग्नोसिस क्या है? उस असमानता के जिस कारण से होता है उस कारण को निकाल फेंकिए। अगर मुझे कैंसर है या किसी को कैंसर है तो कैंसर का सॉल्यूशन क्या है? वो ट्यूमर है ना, ट्यूमर को निकालिए। अगर ऑपरेशन उस ट्यूमर को निकालने में सक्सेसफुल होता है तो आदमी एक अच्छी हेल्दी जिंदगी जी सकता है। तो हमारा आज समाज है, इस समाज में असमानता है, असमानता रूपी कैंसर है। कैंसर के लिए जो ट्यूमर ऑब्लिक जो ट्यूमर है, जो सामाजिक सांस्कृतिक रूपों में सांस्कृतिक कारण है, उस सांस्कृतिक कारण के जो लक्षण है जिसके कारण असमानता रूपी यह कैंसर हुआ है, उसको निकालना है। अब उसको हम कैसे निकालें? तो अब उस ट्यूमर को पहचानने का तरीका क्या है? उस ट्यूमर को पहचानने का तरीका क्या है? अब उस ट्यूमर को पहचानने का तरीका है कि हमारा समाज एक शरीर है और इस शरीर में जो ट्यूमर हुआ है वो ट्यूमर है कल्चर का, और वह जो ट्यूमर है, जो कल्चर का ट्यूमर है, वो असमानता पर आधारित है। अब असमानता पे क्यों आधारित है? अब असमानता पे क्यों आधारित है? एक हिस्टोरिकल एविडेंस ने बताया कि हमारा सिस्टम, हमारा सभ्यता सबसे उन्नत था। इसका मतलब हमारा संस्कृति सबसे उन्नत थी। आज हम जब उसी सभ्यता को पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारी सभ्यता पतन की ओर है। इसका मतलब हमारी संस्कृति पतन की ओर है। इसका मतलब कंपैरेटिव तुलना किया तो वो सिस्टम को पाना पड़ेगा कि वो कौन सा सिस्टम है जो प्योर और हेल्दी बॉडी में इंसर्ट किया, जिसके कारण हमारा शरीर कॉन्टामिनेटेड हुआ। वह कौन सा जहरीला चीज हमारे शरीर में घुसा जिसने हमारे शरीर को जहरीला बनाया, उसको पहचानना। तो वो जहरीला तत्व तो कुछ और नहीं है, संस्कृति। अब वो संस्कृति कौन सी है? तो
जैसे ही जाति आ गई, हमारी आपके साथ व्यवहार करने का तौर तरीका बदल गया, हमारी अंतःक्रिया बदल गई। अब बिल्कुल न्यूट्रल होके आप इसको जज करिए। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा का जो सभ्यता था, जहां की संस्कृति समानता आधारित थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं था, वहां पर जाति व्यवस्था नहीं थी। और अभी जो हमारा समाज है उसमें जाति व्यवस्था है, हमारा वर्ण व्यवस्था है, और उस जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम सांस्कृतिक अंतःक्रिया कर रहे हैं, और उस सांस्कृतिक अंतःक्रिया के तहत हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अब वो व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उसके भी 4P + 2P कंसेप्ट है। 4P और 2P कंसेप्ट। अब वो 4P क्या है? संस्कृति के आधार पर हमारी सामाजिक परिस्थिति तय होती है। तो हमारे गरिमा में जीवन के बीच में अवरोधक क्या है, बाधा क्या है, जो संविधान हमें अधिकार दे रहा है, लाइफ विद द डिग्निटी। सो वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल टू दैट पर्टिकुलर लाइफ विद द डिग्निटी? वो जाति है, वो वर्ण है, हमारा वो छुआछूत है। अब वो क्यों है? क्योंकि उसके आधार पर हमारी सामाजिक परिस्थिति तय की जाती है। हमारी जाति के आधार पर हमारी सामाजिक परिस्थिति तय की जाती है, हमारी सोशल स्टेटस हमारी जाति के आधार पर तय की जाती है। चुनौतीपूर्ण काम है कि आज से आप अपने समाज को दीजिए जो उस समाज, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद यही समाज आपको इज्जत देगा, वो समाज देने वाला नहीं है। संस्कृति से निकला छुआछूत, छुआछूत से निकला वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था निकला जातिवाद, जातिवाद से निकला सब कास्ट, और सब कास्ट के आधार पर हमारे साथ अलग अलग बिहेवियर, हमारे साथ अलग अलग इंटरैक्शन, अंतःक्रिया। अब कहीं अंतःक्रिया होता है 4P और 2P से। 4P और 2P। सोशल स्टेटस, सामाजिक परिस्थिति क्या होती है? नंबर 1 सामाजिक परिस्थिति होता है, पहला आपका पद क्या है, गौर फरमाइएगा, आपका पद, पोस्ट। दूसरा आपका प्रेस्टीज, आप कहिएगा मैं IAS हूं, आपका पद हो सकता है। आपको जो प्रतिष्ठा मिल रही है, क्या IAS के कारण मिल रही है? आप कहिएगा यस। आपको IAS के कारण जो प्रतिष्ठा मिल रही है, आप थोड़ा सामाजिक जीवन में आ जाइए तो प्रेसिडेंट है तो क्या हुआ? भारत का पहला दलित प्रेसिडेंट कौन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द नब्ज, क्वेश्चन को समझिए। अरे राष्ट्रपति होता है ना, बट अखबार वालों ने क्या न्यूज छापी? भारत का पहला दलित राष्ट्रपति, भारत का पहला अनुसूचित क्या शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति। ग्लोबल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा? द फर्स्ट ब्लैक, ऐसे कुछ लैंग्वेज था बराक ओबामा के लिए, है ना, द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ऐसा नहीं है मित्रों कि ये रेस और ये जाति का खेल सिर्फ हमारे इंडिया में है। द क्वांटम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस आर डिफरेंट। मतलब वो जो छुआछूत या जो सामाजिक दूरी का जो मात्रा है वो अमेरिका में थोड़ा कम है, भारत में वो ज्यादा है, बट है वो। हमने बोला कि भाई आपके साथ 4P 4P, फिर से पद, प्रतिष्ठा, पावर, शक्ति और प्रतिमान। इसके आधार पर आपके साथ क्या होता है? अंतःक्रिया। इसके साथ आधार पर क्या होता है आपको? अंतःक्रिया, मतलब बोले तो आपके साथ व्यवहार। इसी 4P के आधार पर क्या होता है आपके साथ? व्यवहार। अब व्यवहार में क्या होता है फिर? 2P। 4P के साथ क्या है? 2P। अब देखिए 2P क्या होता है? एक होता है साहब प्राइज और दूसरा होता है पनिशमेंट। एक होता है प्राइज, दूसरा होता है पनिशमेंट। अगर आपकी जाति तथाकथित उस सिस्टम के तहत, उस संस्कृति के तहत अगर आप सवर्णों में हो तो आपको क्या मिला? प्राइज मिला, कुर्सी मिला, चौधरी साहब आइए बैठिए मिला। अगर उस सामाजिक सांस्कृतिक विरासत में अगर हम निचले पायदान पे हैं तो हमको क्या मिला? पनिशमेंट। पुरस्कार और पनिशमेंट जरूरी नहीं है सर कि हमेशा भौतिक हो। भौतिक और अभौतिक, भौतिक दिखाई पड़ता है, अभौतिक दिखाई नहीं पड़ता है। आपको घूरकर देखना, तिरछे नजर से नाप के देख रहा है, ये कहां से आ गया, बुलाए तो नहीं थे, बिन बुलाए क्यों आया? तो
जो बिहेवियर है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि संस्कृति और संस्कृति में एक चीज आ गया जो असमानता आधारित है, और जो असमानता आधारित है जो वो आ गया तो उसके कारण 4P हो गया, और उस 4P के कारण आपके साथ अंतःक्रिया कैसा हुआ, उस अंतःक्रिया के कारण आपका 2P, आपको इज्जत मिला या दुत्कार मिला, तो दुत्कार को क्या हो गया, पनिशमेंट, और इज्जत मिला तो क्या हो गया, प्राइज। तो ये जो पूरा है, अब इन चीजों को, छोटे छोटे चीजों को आप मिलाइए, छोटे छोटे चीजों को मिलाइए, तो राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, शैक्षणिक व्यवस्था में, अब इस अलग अलग संस्थाओं में हो रहे 4P 2P का इक्वेशन को जोड़िए तो एक पूरा जो इकोसिस्टम बनता है, उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार। सिस्टम कहां है, हमारे संस्कृति में। संस्कृति का निर्माण कहां से आया, दैवीय सिद्धांत से, भगवान ने बनाया है। IIT वाले साहब माफ करिएगा, ये सिस्टम कहां से आया, ऐसा व्यवहार करना, ये कहां से आया, धर्म से। धर्म कहां से आया, दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी, और डिवाइन थ्योरी के द्वारा प्रतिपादित संस्कृति, भगवान का, ईश्वर का डर दिखलाकर उस संस्कृति को प्रतिस्थापित किया गया। और वो जब संस्कृति प्रतिस्थापित हो गई तो धीरे धीरे कई सालों में, हम 1000 साल पीछे नहीं जाएंगे, हम आजादी के वादे ले लेते हैं, संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान आधारित मूल्य हमारे नागरिक समाज में नहीं आया, लेकिन हमारा वर्ण आधारित छुआछूत इत्यादि इत्यादि, जिसको मैंने नहीं देखा, मेरे बापू ने नहीं देखा, मेरे दादा ने नहीं देखा, हो सकता है मेरे परदादा ने देखा होगा, वो पैटर्न आज हमारे समाज में कैसे, हमारे जाति का, आपके जाति का, हमारे समाज का, उधर कल कुछ हो गया, अरे वो छोड़ो यार, होता है, वो होता है। डॉक्टर भी कहते हैं, ट्रैफिक है, पटना शहर डेवलप हो गया, रोड के बगल में एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के ले जाइएगा हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे आपको, अरे यार इतना चिंतित क्यों हो, सब होता है। तो डॉक्टर भी वो मानता है बात को कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे रोड ऑफ एक्सीडेंट बढ़ेगा, इसीलिए हड्डी टूटना, पैर टूटना, नस कटना ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। उसी तरह से जातीय उत्पीड़न होना आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं, मान गए, अरे यार समाज में सब हो रहा है, हर कोई अंबेडकर नहीं बन सकता। दिल्ली वाले सेशन में हमने कहा था कि अंबेडकर बनना इतना आसान नहीं है, आप अपने घर का त्याग नहीं कर सकते, घर का तो छोड़ो, आप अपने बीवी बच्चा का त्याग नहीं कर सकते। अंबेडकर बनना इतना आसान नहीं है, तो अगर अंबेडकर नहीं बन सकते तो अंबेडकरवादी बन जाओ यार, स्थापन कर लोगे, डायनामाइट लगा के उड़ाओगे तो क्या होगा, आपके साथ 4P और 2P नहीं होगा, और जब 4P 2P नहीं होगा तो संविधान सम्मत लाइफ विद द डिग्निटी, गरिमा में जीवन आप जी सकते हो, और गरिमा में जीवन जीने लगोगे तो क्या हो जाएगा, नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन होगा। तो नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन करना है तो हमको पहले उस संस्कृति को हमको स्वीकार करना पड़ेगा जो संस्कृति समता मूलक है। आप नाग संस्कृति के बारे में 5 मिनट नहीं बोल सकते, बुद्ध संस्कृति के बारे में 5 मिनट नहीं बोल सकते, तो आप अपनी ऊर्जा को कहां लगा रहे हो। हिटलर से बढ़कर अच्छा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव आदमी को मैंने नहीं देखा, मेरा वो आइडियल था। आपके लिए वो आइडियल नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए वो तानाशाह है, आपके नजर का दोष है, आपके लिए वो तानाशाह था, लेकिन मेरे लिए वह एक युवा इतना ऊर्जावान था कि विश्व के मानचित्र को बदलने की क्षमता रखता था। तो मेरा देखने का नजरिया ये, हिटलर को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उसने के अंदर में इतनी ताकत थी कि विश्व के मानचित्र को वह बदल सकता है। और आपको क्या सिखाया गया कि वो तानाशाह था। तो सवाल यह है कि आपने कौन सा चश्मा लगाया है, आप किस एंगल से देखना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। विश्व का पहला संगठित आंदोलन आप बताइए, बौद्ध। विश्व का पहला रिवॉल्यूशनरी, बुद्धिज्म से जो भी डरा, आर्य डरा, वो डरा, वो डरा, क्यों डरा, क्यों डरा, कारण क्या था? क्योंकि बुद्ध ने पहली बार समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार, जो कुछ भी था, सब कोई खुश रहे, सबकी बराबरी हो, सब, रैदास की जो क्या है वो संकल्पना, रैदास साहब का बेगमपुरा,
तो रविदास साहब बाद में आए तो पहले आए, लेकिन देखिए कितना ये है, मतलब विचारों का कितना गजब तालमेल है। हाँ, ये बेगम पूरा देख रहे हैं और गौतम बुद्ध क्या देख रहे हैं? समानता। तो समानता होगी तभी तो स्वतंत्रता होगी, तब समानता तो स्वतंत्रता और तब बंधुत्व तो होगा ना। बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई मतलब है क्या? बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई मीनिंग है? पूरा हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन समाज में हमारी समानता नहीं है, असमानता है। तो समानता के अभाव में हम इस देश के नागरिक के रूप में क्या स्वतंत्र है? नहीं है। मान लीजिए कि समानता भी हो, स्वतंत्रता भी हो और भाईचारा नहीं हो, तो देखिए अंबेडकर साहब बुद्ध से शुरू किया, रैदास साहब के लिंक लिया, और पोस्ट मॉडर्निज्म या हम अपने आजादी के बाद हमारा संविधान, कितना अच्छा लिंक है। और सारा संगठन से है। बुद्ध ने वो विश्व को करके दिखलाया जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक संगठित बुद्धम संघम शरणामी है ना, संघम शरणम गच्छामि। तो ये संघम शरणम गच्छामि क्या है? आपको एक संगठन से मिर्ची लग रही है, अरे कमाल है, क्यों लग रही है मिर्ची भाई? हम बुद्ध की शरण में आ रहे हैं तो बोलेगा करफोक, डरफोक है। अरे क्यों डरफोक? कोई चला रहे हो संघ संगठन चलाओ, मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता। 50 साल चला लो, 75 साल चला लो, 100 साल चला लो, लेकिन हम बहुजन मूल निवासी नागवंशियों के लिए हमें सांस्कृतिक विकल्प क्यों नहीं दिए अब तक? आप हमको सांस्कृतिक विकल्प दीजिए। हम जब समानता आधारित सांस्कृतिक व्यवस्था को सीखना चाहेंगे तो लाजमी सी बात है कि वो हमको बुद्ध की फिलॉसफी, बौद्ध साहित्य, रैदास साहित्य, कबीरदास का साहित्य, गाडगे जी का साहित्य, कांसी राम जी का साहित्य, अंबेडकर साहब का साहित्य, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले साहब, पेरियार साहब, रामास्वामी साहब, इन लोगों के साहित्य से जुड़े हुए जो भी विशेषज्ञ होंगे उनको हम बुलाएंगे यहां पर, और उनसे जो सांस्कृतिक एट्रीब्यूट्स है सर उसको सीखना है। वैवाहिक सांस्कृतिक सिस्टम क्या है, राजनीतिक, शैक्षणिक, ये संस्कृति के जो लक्षण है सर, उन लक्षणों को जब हम सीखते हुए जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो एक समुच्चय निर्माण होगा उस आधार पे हमारा 4P बदलेगा, पद बदलेगा, प्रेस्टीज बदलेगा, पावर बदलेगा और प्रतिमान बदलेगा। और जब ये 4P बदलेगा तो हम 2P प्राइज और पुरस्कार भी बदलेगा। और जब ये पूरा 4P प्लस 2P जब ये पूरा बदलेगा सर, तो ये इस भारत देश की जो कल्चरल इकोसिस्टम है, मैं सांस्कृतिक इकोसिस्टम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता सभ्यता बनेगा कि नहीं बनेगा। गौर फरमाइएगा, आपकी सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वो पतन हो सकता है अगर उसकी संस्कृति जहरीला बन जाए। संविधान कितना अच्छा भी क्यों ना हो, चलाने वाले कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। देखिए सिस्टम है ना, तो ये जो एक इकोसिस्टम है, जब हमारा सामाजिक सांस्कृतिक एक इकोसिस्टम बन पाएगा, कारवां चल पड़ेगा। आप अपने घर पे करोगे, हम अपने घर पे करेंगे, हमारी जीवन शैली उस आधार पे होगी। और उस आधार पर जब जीवन शैली होगा तो सर आप 10 साल या 5 साल में किसी क्रांति का आशा उम्मीद मत करो साहब। अगर आप 5 साल और 10 साल में क्रांति की उम्मीद करना चाहते हो, तो अगर मैंने अपने मन की बात जो आपके सामने रखा, जो बुद्ध हड़प्पा से शुरू होते बुद्ध के रास्ते, अंबेडकर साहब के मार्फत संविधान पे आके जो मेरा डिस्कोर्स खत्म होता है, ये जो कंटिन्यूटी है ये बुद्ध के साहित्य में है। अगर आप उसको सीखिए, हमें भी सिखाइए और लोगों को सिखाइए। हमको बुद्धिस्ट मत बोलो, हमको क्या दिक्कत है, हम सिर्फ विकल्प दे दीजिए हमको, जिस जहां से मिला है। संस्कृति का संश्लेषण होते हुए जो सिनर्जी उत्पन्न होगा उसमें एनर्जी से ज्यादा पावर होगा, और उस एनर्जी से ज्यादा पावरफुल सिनर्जी जो कल्चरों के अच्छे चीजों को लेते हुए समानतावादी की ओर बढ़ेगा, वो हमारा राष्ट्रवाद होगा। वो जो राष्ट्रवाद होगा वहां से नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन होगा, और जब नाग सभ्यता का पुनर्स्थापन होगा तो हम राष्ट्रवादी बनते हुए, जाति का रोड़ा हटाते हुए
इस भारत का हर एक नागरिक प्रथमता और अंततः क्या बन पाएगा दोस्तों? भारतीय बन पाएगा। और इस तरह से हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।